मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संविधान का भाग 2 या मैं कहूं कक्षा नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। कल मैंने बहुत थोड़े से स्तर पर छोटी छोटी कुछ चीजें आप लोगों को पढ़ाई थी, तो जरा उन पे हम लोग एक बार पुनः याद कर लेते हैं, क्योंकि जब तक वो हम लोगों के अच्छे से याद नहीं होंगी चीजें, तब तक हम लोग आगे बढ़ने में हम लोगों को क्या नहीं होगा, आनंद नहीं आएगा। तो मैंने कल कहा था कि भारतीय संविधान का जो विकास है वो ब्रिटिश काल में 2 तरीके से होता है। एक मैंने बताया था कंपनी के अंतर्गत, कंपनी के शासन के अंतर्गत, कंपनी के शासन के अंतर्गत जब कंपनी भारत पर शासन कर रही थी। दूसरा मैंने आपको बताया था ब्रिटिश सरकार के शासन के अंतर्गत, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत उनके मैंने आप लोगों को बताए थे कौन कौन से एक्ट आए थे, क्या क्या आए थे, उनके विषय में मैंने आप लोगों के साथ चर्चा कर ली थी। तो मेरे विचार से वो बिंदु आप लोगों ने क्या कर लिए होंगे, तैयार आप लोगों ने उन बिंदुओं को कर लिया होगा, उनको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। आज मैं आपके साथ जो स्टार्ट करने वाला हूं, कंपनी के शासन के अंतर्गत भारत ने क्या विकास किया, मतलब भारतीय संविधान ने क्या विकास किया, उस बिंदु के ऊपर चर्चा करता हूं। यानी कि कंपनी का जब शासन था, ब्रिटिश सरकार का शासन भारत के ऊपर नहीं था, तब कंपनी के द्वारा क्या क्या स्टेप हम लोगों के लिए लिए गए, या मैं कहूं अपने लिए लिए गए, कंपनी द्वारा अपने लिए लिए गए। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है, कल मैंने आप लोगों को बताया भी था, सन 1600 का राजलेख। सन 1600 का क्या राजलेख। यह सन 1600 का राजलेख क्या था? भारत का जो संवैधानिक विकास है वो यही से प्रारंभ होता है। क्या होता है कि सन 1600 में 31 दिसंबर 1600 में 31 दिसंबर, बिंदु वाइज मैं आपके साथ बात करता हूं, 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा एक राजलेख दिया था। क्या दिया था? एक राजलेख दिया, एक राजलेख दिया। एक कंपनी स्थापित हुई 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा एक राजलेख दिया गया, और इस राजलेख के माध्यम से यह कहा गया कि आप जो है पूर्वी देशों में जाकर क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। आप पूर्वी देशों में जाकर क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने यह राजलेख किसको सौंपा? ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा। और जो ये राजलेख दिया, इस राजलेख पर कहा गया आप 15 वर्षों तक शासन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सॉरी, शासन नहीं, 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते हैं। इसके माध्यम से 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते हैं। कितने वर्षों तक व्यापार कर सकते हैं मेरे बच्चे? 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है नहीं? तो इसमें जो है ये जो कंपनी स्थापित हुई थी, पहली बात मैंने बताई कि भैया 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने एक राजलेख दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के तक व्यापार के लिए कहा? 15 वर्षों तक व्यापार के लिए कहा। कहां जाकर? पूर्वी देशों में जाकर व्यापार कर सकते हैं। पूर्वी देशों में जाकर क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। पूर्वी देशों में जाकर क्या कर सकते हैं? आप व्यापार कर सकते हैं। कितने दिनों के लिए? 15 वर्ष तक के लिए। यह राजलेख को प्रस्तुतिकरण किया गया। ये तो बात बताई मैंने, ब्रिटेन की महारानी ने ये चीजें दी। उसके बाद मैं कंपनी के विषय में बात करता हूं नंबर 3 बिंदु के साथ। किसके? नंबर 3 बिंदु के साथ कंपनी के विषय में बात करता हूं। जब कंपनी स्थापित हुई तो जो इसकी माली कीमत थी, जब कंपनी स्थापित हुई, कंपनी की स्थापना के समय कंपनी की कीमत 30,133 पाउंड थी।
30,133 पाउंड थी। कितनी थी? 30,133 पाउंड थी। जब कंपनी की स्थापना हुई तब उसकी कीमत कितनी थी? 30,133 पाउंड थी। नंबर 4, 217 साझीदार थे। 217 क्या थे? साझीदार थे। इस कंपनी में कितने साझीदार थे? 217 साझीदार थे इस कंपनी के अंतर्गत। क्लियर होगी बात? 217 साझीदार थे इस कंपनी के अंतर्गत। तो मैं 4 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट, 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने एक राजलेख दिया। किसको दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को राजलेख दिया। दूसरा मैंने बताया उस राजलेख में कहा गया कि 15 वर्षों तक आप व्यापार कर सकते हैं, पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। तीसरा बताया मैंने कंपनी की स्थापना के समय जो है कंपनी की कीमत 30,133 पाउंड थी और इसमें साझीदार लोगों की संख्या कितनी थी? 217 साझीदार लोगों की 217 साझीदार इसमें थे। ठीक। तीसरी बात। पांचवी बात, इसके ऊपर जो है एक गवर्नर बनाया गया। इस कंपनी के ऊपर क्या बनाया गया? एक गवर्नर बनाया गया। दूसरा एक उप गवर्नर बनाया गया। क्या बनाया गया? एक गवर्नर बनाया गया और दूसरा एक उप गवर्नर बनाया गया। यानी कि एक पूरी परिषद का निर्माण हुआ। उस परिषद के ऊपर कौन था? गवर्नर था और एक क्या था? उप गवर्नर था। और इसमें डायरेक्ट सदस्य बनाए गए, या मैं कहूं डायरेक्टर बनाए गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए। उनकी संख्या कितनी निर्धारित की गई? 24 निर्धारित की गई। उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 24 निर्धारित की गई। ठीक है नहीं? और इसमें अन्य सदस्य होते थे, वो अलग केस है। क्लियर होगी बात? इसको, इस पूरे के पूरे संगठन को गवर्नर, उप गवर्नर और 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे, या मैं कहूं सदस्य थे, इसको क्या कहा गया? गवर्नर की परिषद कहा गया। गवर्नर की परिषद कहा गया। और इसको कहा जाइए भारत में आप क्या कर सकते हैं? जाकर व्यापार कर सकते हैं। भारत में नहीं, पूर्वी देशों में जाकर क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया भाई साहब? 1600 का राजलेख। 1600 के राजलेख में पहला बिंदु क्या बताया मैंने? 1600 के राजलेख में पहला बिंदु बताया कि 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा एक राजलेख प्रस्तुत किया गया। उस राजलेख की मुख्य बात क्या थी? कि आप 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते हैं पूर्वी देशों के साथ। पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते हैं। जो कंपनी की स्थापित हुई थी, उस कंपनी की स्थापना के समय उसकी जो माली कीमत थी वो 30,133 पाउंड थी और उसमें साझीदारों की संख्या कितनी थी? 217 साझीदार थे। अब इस कंपनी को चलाने के लिए गवर्निंग बॉडी का निर्माण किया गया। इस कंपनी को चलाने के लिए गवर्निंग बॉडी का निर्माण किया गया, क्योंकि जब तक कंपनी की गवर्निंग बॉडी नहीं होगी तो कंपनी ठीक तरीके से काम नहीं करेगी। तो इसमें एक तो बनाया गया गवर्नर, दूसरा बनाया गया उप गवर्नर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या, डायरेक्टर बनाए गए 24। कितने बनाए गए? 24 डायरेक्टर बनाए गए। और इस पूरे संगठन को किस नाम से जाना जाने लगा? गवर्नर की परिषद। इस पूरे संगठन को किस नाम से जाना जाने लगा? इसे गवर्नर की परिषद की संज्ञा प्रदान कर दी गई। इसे गवर्नर की परिषद की संज्ञा प्रदान की गई। तो कल मैंने एक तो बताया था आपको 1600 का राजलेख। आप में से किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो वो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। अंकित शर्मा 1933, बहुत दिनों में होगा 1933 कहाँ जा लिया? ये भी तो फिलहाल हम लोग बहुत पीछे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अगर इस बात में कोई प्रॉब्लम, नोट्स बनाते चले, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलें। मैं जब आप लोगों से आगे चल के क्वेश्चंस करूं तब आप मुझे जो हैं इन क्वेश्चंस का फटाफट क्या करते चले जाएंगे? जवाब देते हुए चलेंगे। ठीक है नहीं? आपके पास एक सुंदर नोट्स होने चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत अच्छे तरीके से आपके पास लिखा होना चाहिए। जो डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, जो भी आप लोगों को दिक्कत हो मुझे आप लोग जो हैं दिक्कत कर सकते, बता सकते हैं। ठीक है नहीं? इस 1600 के राजलेख में दो बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं, दो चीजें और मैं आप लोगों को समझा देता हूं। क्या? कि जो 24 सदस्य थे उनको हम लोगों ने दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसको दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक को बता दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर,
और दूसरा बता दिया, एक तो मैंने बताया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बता दिया, दूसरा बता निदेशक मंडल। निदेशक मंडल, इन दोनों बातों को आप लोगों को आगे क्या कर रखना है, याद रखना है। इनकी मुझे आगे चल के जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं इनकी संख्या जब घटेगी और बढ़ेगी, जो 24 सदस्य थे इनका कार्यकाल घटेगा और बढ़ेगा, तब मुझे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को ये दोनों बातें क्या रखनी है, याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ता हूं। पहला, उसके बाद में आता 1786 का अभिलेख। क्या कर दिया, 1786 का अभिलेख, सॉरी 1726। अब मैं 1726 के अभिलेख पे जाता हूं। किस पे जाता हूं, 1726 के अभिलेख की चर्चा करता हूं। कुछ की बात करता हूं मैं आपके साथ में, 1726 के अभिलेख की चर्चा करता हूं। इस आप लोग जानते होंगे कि अब 1726 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार क्या हो चुका था, लगभग सेट हो चुका था। भारत में व्यापार लगभग क्या हो चुका था, सेट हो चुका था। और 3 प्रेसिडेंसी वहां पूरे अच्छे तरीके से उन लोगों ने स्थापित कर दी थी। कौन कौन सी, आइए पहले मैं बात करता हूं इसके ऊपर। इस राजलेख द्वारा आपकी समझ में अपने आप ही आ जाएगी। इस राजलेख द्वारा मुंबई, कौन सी, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास के गवर्नर को विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। क्या कर दी गई, विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। इससे पहले विधि बनाने की शक्ति किसके पास थी, विधि बनाने की शक्ति, गवर्नर को विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। इंपॉर्टेंट, ठीक है, गवर्नर को, किस किस के गवर्नर को, इस राजलेख द्वारा, क्योंकि अब तक जो है अंग्रेज भारत में लगभग स्थापित होने शुरू हो चुके थे, लगभग हो चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्थापित हो चुकी थी। और इस राजलेख द्वारा, ये राजलेख जो है किसके द्वारा आया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा आया था। इस राजलेख द्वारा मुंबई, कलकत्ता और मद्रास के गवर्नर को विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। अब तक पहले इस विधि कौन बनाता था, अब से पहले विधि कौन बनाता था, तो मैंने अभी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन किया था। पहला पार्ट मैंने बताया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दूसरा बताया था मैंने निदेशक मंडल। ये जो निदेशक मंडल था ये कहां रहता था, ये निदेशक मंडल होता था ब्रिटेन में। इसका काम ही क्या होता था, कंपनी के लिए विधि बनाना, कंपनी के लिए विधि बनाना। अब इससे ये अधिकार छीनकर, इस अभिलेख से पहले तो कौन बनाता था, ये विधि बनाता था। अब इस निदेशक मंडल से अधिकार छीनकर किसको दे दिया गया, गवर्नर्स को दे दिया गया। कहां के गवर्नर को दे दिया गया, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास के गवर्नर को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया। किसी बच्चे की समझ में बात ना आई हो तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकता है। सविता जी नमस्कार। विंस्टन चर्चिल, बहुत बढ़िया भाई, ठीक, अच्छा, वेरी गुड। मेरे बच्चे, ये मैंने आप लोगों के लिए कल बात करी थी। कल मैंने आप लोगों को कहा था कि इन 2 से अलग अब हम लोग, ये 2 कौन कौन से, एक तो मैंने बताया 1600 का राजलेख और एक 1726 का अभिलेख, एक 1726 का अभिलेख। इनके बाद में अब मैं कहां चलता हूं, जरा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। इनके बाद में हम लोग कहां चलते हैं, जरा उस पर आप लोगों के साथ चर्चा करते हुए आगे बढ़ता हूं। एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जरा देख लूं मैं एक बार, दिखाई भी दे रहा क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, किसका, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा, उसके बाद बिंदुवार हम लोग चर्चा करेंगे। इस समय वहां जो है प्रधानमंत्री होते थे लॉर्ड नाथब्रुक,
कौन होते थे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक होते थे। कहां? ब्रिटेन में। इस समय ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होते थे वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक होते थे। उनको महसूस हुआ कि कंपनी में बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है और उसको एक गुप्त समिति बनाई। उस गुप्त समिति ने रिपोर्ट दी कि जो है वहां पर बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार है, इसलिए उसके लिए उसे रोकने के लिए हम लोगों को एक एक्ट लाने की जरूरत है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नॉर्थब्रुक द्वारा गठित गुप्त समिति ने सिफारिश कर दी कि हम लोगों को किसकी जरूरत है? एक एक्ट की जरूरत है। और 1773 में एक एक्ट लाया गया। कौन सा एक्ट लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था भाई? इस रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था? इस रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य यह रहा, सबसे पहली बात, रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य यह रहा, पहला उद्देश्य कि कंपनी को जो है भारत से और ब्रिटेन से दोनों जगह से नियंत्रित किया जाएगा। क्या था? कंपनी के कार्यों को भारत और ब्रिटेन दोनों जगह से नियंत्रित किया जाएगा। इसलिए एक बिंदु हम लोगों का यह बनेगा, आगे चल के हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा उद्देश्य क्या था कि जो कंपनी में दोष हैं उन दोषों को क्या करेंगे? दूर करेंगे। तीसरा उद्देश्य क्या था? कंपनी की गतिविधियों पर दो केंद्र बना दिए गए, एक भारत में बना दिया गया, गतिविधियां क्या चल रही है, एक भारत में केंद्र बना दिया गया और एक ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन के अंदर केंद्र बना दिया गया। और इसकी दो संस्थाएं क्रिएट कर दी, एक निदेशक मंडल, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज यानी कि स्वत्वधारी मंडल, यानी कि जिसकी कंपनी के जिसके कंपनी में पैसे लगे हुए थे। ठीक है। इसमें भी 24 निदेशक होते थे। अब से पहले मैंने आपको बताया, सॉरी वहां मैं बता नहीं पाया शायद, उसमें 1600 के राजलेख में 4 साल के लिए चुनाव होता था, लेकिन ये वहां जो है प्रतिवर्ष के लिए, अब तक 4 वर्ष के लिए चुनाव होता था, अब क्या कर दिया? अब हर वर्ष कर दिया। सॉरी, पहले 1 वर्ष के लिए होता था, अब इसकी व्यवस्था कितने वर्ष के लिए कर दी? 4 वर्ष के लिए कर दी कि 4 वर्ष बाद ही डायरेक्टर्स का क्या होगा? चुनाव होगा। ठीक है। अब दूसरे और काम बहुत सारे हैं। इस एक्ट के अंतर्गत ही क्या कर दिया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। इस एक्ट के अंतर्गत ही किसकी स्थापना कर दी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान लाया गया, जो 1774 में कलकत्ता में स्थापित हुआ। वो अलग अलग कैसे हैं उनके विषय में आप लोगों को मैं बताऊंगा। और इसमें सबसे बड़ी बात, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, कौन थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, अर्थात निदेशक मंडल थे। उसके 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष क्या होंगे? रिटायर होंगे। प्रतिवर्ष क्या होंगे? रिटायर होंगे। हर साल 1/4 सदस्य क्या लेंगे? अवकाश लेंगे। ठीक है नहीं। और निदेशक चुनने का अधिकार केवल अब उनको होगा। निदेशक चुनने का जो निदेशक मंडल था, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो हर साल 1/4 इस्तीफा दे रहे थे, उनको होगा जो 1000 पाउंड की कम से कम शेयर में हिस्सेदारी होगी कंपनी के, वो ही निदेशक की वोट, निदेशक चुनने के लिए क्या डाल सकेंगे? वोट डाल सकेंगे। क्लियर होगी बात सर? इस बात में आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तक पहले स्थिति यह थी कि 500 पाउंड वाला भी क्या कर सकता था? निदेशकों को चुन सकता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि भाई 1000 पाउंड कम से कम होने चाहिए। क्लियर? कितने होने चाहिए? 1000 पाउंड होने चाहिए। इनको बिंदुवार मैं आप लोगों को समझाऊंगा, चिंता मानने की कोई जरूरत है नहीं। बिंदुवार एक स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताता हुआ भी चलूंगा। एक बिंदु, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, यहां मैं आप लोगों को समझाऊंगा। फिलहाल तो मोटे मोटे से शब्दों में आप लोगों को मैं बता रहा हूं। क्या है? मोटे मोटे से शब्दों में आप लोगों को बता रहा हूं। अब तक जो मुंबई, मद्रास और चेन्नई, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, उन तीनों के अलग अलग गवर्नर होते थे। उन तीनों के गवर्नर को क्या बना दिया गया? एक ही गवर्नर बना दिया गया, एक ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वो भी कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स को उसका गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस बात को आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हुए क्या कहता है? जो एक दूसरे से स्वतंत्र थी उनको किसके अंदर ले आए? किसके अंदर ले आए भाई? बंगाल के अंदर ले आए। ठीक। वारेन हेस्टिंग्स बना दिया और उसकी कार्यकारिणी में कितने सदस्य स्थापित कर दिए? 4 सदस्य स्थापित कर दिए। बाकी अब हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप पे काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले बिंदु पे चर्चा करता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। सर, पहला बिंदु बहुत आराम से नोट करेंगे, अच्छे तरीके से नोट करेंगे, 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। कौन थे मेरे बच्चे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। पहला बिंदु आया जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे और इसने ही एक गुप्त समिति गठित की थी और उस गुप्त समिति की रिपोर्ट पर ही 1773 का क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्लियर होगी बात सर? एक मुद्दा, पहला मुद्दा मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद मुद्दा नंबर 2, मुद्दा नंबर 2 यानी कि बिंदु नंबर 2, ठीक है नहीं, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य नंबर 2, इसका उद्देश्य जो कंपनी के कर्मचारी थे, जो क्या थे? कंपनी के कर्मचारी थे, उनके कार्यों को भारत और ब्रिटेन दोनों जगह नियंत्रित करना। भारत कार्यों, कंपनी के कर्मचारियों के कार्यों को भारत और ब्रिटेन दोनों जगह नियंत्रित करना। दोनों जगह नियंत्रित करना। क्लियर होगी बात सर? नंबर 3, तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु क्या है? सबको पता है इस कंपनी का जो वो था, कार्य करने के केंद्र थे, 2 जगह थे। गतिविधियों के केंद्र कौन से थे? ब्रिटेन और भारत। इस बात को लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। क्लियर होगी बात? यहां मैं तीसरे बिंदु पर लगाता हूं, कंपनी के सुपरविजन के लिए दो संस्थाएं बनाई गई। संस्थाएं थी कौन सी? कौन सी? 2 संस्थाएं थी। कंपनी के सुपरविजन के लिए कितनी संस्थाएं थी? 2 संस्थाएं थी। एक थी निदेशक मंडल, एक कौन सी थी मेरे बच्चे? निदेशक मंडल थी, और दूसरी थी स्वत्वधारी मंडल। स्वत्वधारी मंडल। कौन सा? स्वत्वधारी मंडल। निदेशक मंडल को मैं कहता हूं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और स्वत्वधारी मंडल के बारे में बात करता हूं मैं, कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या बताया मैंने? निदेशक मंडल कौन था? जो कार्यों का संचालन करता था। और स्वत्वधारी मंडल कौन था? जिसने पैसे लगा रखे। स्वत्वधारी मंडल कौन था? जिसने कंपनी में क्या लगा रखे थे? पैसे लगा रखे थे। ठीक है नहीं? कंपनी के सुपरविजन के लिए 2 संस्थाएं थी, एक निदेशक मंडल और एक स्वत्वधारी मंडल। अब आपको समझने की जरूरत है यहीं से, ये तो क्या कर रहे थे? कंपनी का संचालन कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने कंपनी में क्या लगा रखा था? पैसा। अब जब इनकी नियुक्ति होगी तो यही तो करेंगे। जब इनकी नियुक्ति होगी तो यही तो करेंगे। जो पैसे लगा रहा है वो तो लगा ही रहा है, लेकिन इनकी नियुक्ति जो कंपनी को चला रहा है, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? निदेशक मंडल करेगा। उनकी नियुक्ति कौन कर, सॉरी, उन निदेशक मंडल की नियुक्ति कौन करेगा? स्वत्वधारी मंडल करेगा। क्लियर होगी बात बेटे? समझ में आई? बिंदु नंबर 4 पे हम लोग बात करते हैं। बिंदु नंबर 4, जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, या मैं कहूं निदेशक मंडल था, निदेशक मंडल, इसमें 24 सदस्य थे। इस निदेशक मंडल में कितने सदस्य थे मेरे बच्चे? 24 सदस्य थे। और इनका चुनाव मैंने आप लोगों को समझा ही दिया। इनका चुनाव कौन करता था? स्वत्वधारी मंडल करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्ट करता था। 24 सदस्य थे। इनका चुनाव
देखो बेटे, मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा बहुत ब्रॉड माइंड से, पूरा जबरदस्त फुल, कोई चीज छूट ना जाए, एग्जाम में सारी की सारी बातें आए, आपके एग्जाम में हर चीज मिल जाए, इसलिए। और यूपीएसआई वाले तो खास तौर से, ये जो इतना डीपली मैं पढ़ा रहा हूं यूपीएसआई वालों के लिए खास तौर से मैं पढ़ा रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक तरीके से समझ लेना। निदेशक मंडल में 24 सदस्य थे, इनका चुनाव कौन कर रहा था? अभी सिखाया भाई, जिसकी कंपनी है, जिनने पैसे लगा रखे वही तो चुनेगा। कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज या स्वत्वधारी मंडल, स्वामी स्वत्वधारी मंडल, स्वत्वधारी मंडल इनका चुनाव करते थे। निदेशक मंडल 24 सदस्य थे, इनका चुनाव स्वत्वधारी मंडल करता था। क्लियर होगी बात? स्वत्वधारी मंडल करता था। इनकी कार्यावधि एक स्थान के स्थान पर, 1 साल के स्थान पर, कार्यावधि की बात करता हूं किनकी? इनकी कार्यावधि। अब तक कार्यावधि कितनी थी? 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दी गई थी। 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दी गई थी। कोई दिक्कत लगी क्या? 4 बिंदु पढ़ाए मैंने, दोबारा से हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। कहता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्डबुक थे, कब? जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। दूसरा, इसका उद्देश्य, किसका उद्देश्य है? ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसका उद्देश्य क्या था? जो कंपनी के कर्मचारी थे उनके कार्यों को भारत और ब्रिटेन दोनों जगह नियंत्रित करना था। एक्चुअली में क्या था, वे बेईमान हो गए थे, रिश्वत लेते थे, इसलिए उनको क्या करने की तैयारी करी थी? इसके द्वारा उनके ऊपर वो लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। मैं आगे चल के धीरे धीरे बताता चलूंगा, या हम लोग इस बिंदु को हम लोग नोट कर सकते हैं यहां भी। चलो आगे बताता हूं, इस बिंदु को हम लोग नोट भी कर सकते हैं। कंपनी के सुपरविजन के लिए 2 संस्थाएं थी, कंपनी चलाने के लिए 2 संस्थाएं थी। कौन कौन सी थी? एक तो निदेशक मंडल था, एक स्वत्वधारी मंडल था। तो निदेशक मंडल कौन था? आज भी आप लोग समझते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन वगैरह बनते हैं। लेकिन दूसरा स्वत्वधारी मंडल कौन था? कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी, जिनने पैसे लगा रखे थे, जिनने पैसे लगा रखे थे वो कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज में आता था। पैसे जिनने लगा रखे थे वो कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी में आता था। अब ये ही तो आदमी किसका निर्माण, किसकी नियुक्ति करते हैं? निदेशक मंडल की नियुक्ति करते हैं। जैसे कि इसने बताया निदेशक मंडलों की संख्या 24 थी, इनका चुनाव कौन करेगा? जिनने पैसे लगा रखे, स्वत्वधारी मंडल करता था। और कार्यावधि इनकी 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष की कर दी गई थी। क्लियर होगी बात सर? इसको रिमूव करके मैं अगले स्टेप पे आ जाता हूं। कहां गया बोर्ड? अभी मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा बेटे, क्योंकि इसको ही पढ़ाने में थोड़ा सा, ठीक है नहीं। अब मेरे बच्चे आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं या निदेशक मंडल है, निदेशक मंडल है, अब तक इनका कार्यकाल कितना था? 1 वर्ष का था। बिंदु 5 नंबर पे पढ़ाया मैंने। अब कार्यकाल कितना वर्ष का कर दिया? 5 नंबर बिंदु पे आ जाता हूं। कार्यकाल कर दिया इनका 4 वर्ष का। अब तक जो कार्यकाल का था, कितने वर्ष का था निदेशक मंडल का? अब उनका कार्यकाल कर दिया 4 वर्ष का। लेकिन एक बिंदु ऐड कर दिया कि जो निदेशक मंडल है, जो निदेशक मंडल है, मंडल के 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होंगे, प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होंगे। प्रतिवर्ष 1/4 सदस्य क्या होंगे? सेवानिवृत्त होंगे निदेशक मंडल के, ठीक है नहीं। जैसे अपनी कौन है? राज्यसभा है। जैसे अपनी विधानसभा है, विधान परिषद है। राज्यसभा के क्या होते हैं? 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं। ऐसे इन्होंने क्या करा कि 1/4 सदस्य हर 4 साल बाद, हर साल 1/4 सदस्य क्या होंगे? नए आएंगे, ठीक है। और इनको नए लाने के लिए कौन काम करेगा? जिनने पैसे लगा रखे, यानी कि स्वत्वधारी मंडल या मैं कहूं कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, इनको लेकर आएगा। बताइए, इतनी बात समझने में किसी को प्रॉब्लम आई क्या? क्लियर? समझ में आई बात? अब नंबर 6, अब तक क्या था? जो ये निदेशक मंडल के डायरेक्टर थे, इनको चुनने के लिए, अब तक की बात बता रहा हूं, अब तक क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले तक निदेशक मंडल के सदस्यों को चुनने के लिए
500 पौंड जिसने भी लगा रखे थे कंपनी में, 500 पौंड जिसने भी कंपनी में लगा रखे थे, वही क्या करता था, वोट करता था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा क्या कर दिया गया, 1000 पौंड निवेशकर्ता ही किसके चुनाव में, निदेशक मंडल के चुनाव में हिस्सा लेगा, निदेशक मंडल के चुनाव में हिस्सा लेगा, भाग लेगा, निदेशक मंडल के चुनाव में भाग लेगा। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा क्या कर दिया गया, 500 पौंड क्या कर दिए, स्थगित कर दिए, और 500 पौंड के स्थान पर क्या लिया है मेरे बच्चे, 1000 पौंड को लिया है। यानी कि 1000 पौंड वाला ही क्या लेगा, अब इसमें शेयर, जिसने 1000 पौंड के शेयर खरीद रखे होंगे वो ही जो है क्या करेगा, हिस्सा लेगा। क्लियर होगी बात? मेरे विचार से यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब बिंदु नंबर 7 पे आता हूं मैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, अब मैं उसके ऊपर आता हूं। इस समय 3 प्रेसिडेंसी भारत में काम कर रही थी, इस समय 3 प्रेसिडेंसी भारत में काम कर रही थी। कौन कौन सी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। 3 प्रेसिडेंसियों पर लगभग नहीं, संपूर्ण शासन हो चुका था। किसका, अंग्रेजों का। और इन तीनों के अलग अलग गवर्नर होते थे, बंगाल का अलग, मद्रास का अलग और मुंबई का अलग, इनके अलग अलग गवर्नर होते थे। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, लिखूं तो क्या, अलग अलग गवर्नर होते थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, किसके द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों, थोड़ा अंग्रेजी स्पेलिंग देख लेना, प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया, का गवर्नर जनरल बना दिया। ध्यान देना, अभी तक क्या था, बंगाल का अलग गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर अलग था, मुंबई का गवर्नर अलग था। लेकिन अभी क्या कर दिया, बंगाल का जो गवर्नर था उसको तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था, वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। जो बंगाल का गवर्नर था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसको क्या बना दिया गया, अब तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स को। इतनी बात समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। जितना भी अंग्रेजी क्षेत्र था, जितना भी अंग्रेजी क्षेत्र था, उस सारे का गवर्नर किसको बना दिया गया, इसको बना दिया गया। क्लियर होगी बात बेटे? नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदुओं पर काम करते हैं धीरे धीरे। मेरे आई होप समझ में आया। मैंने आपको बताया कि 2 मंडल होते थे, एक निदेशक मंडल, एक स्वतःधारी मंडल, स्वामी जिसको बोलते हैं। इस निदेशक मंडल का जो नियुक्ति करता था या चुनता था, निदेशक मंडल को जो चुनता था वो कौन चुनता था, वो चुनता था जो स्वामी होता था। जो स्वामी होता था वो इस निदेशक मंडल को चुनता था। क्लियर होगी बात? अब इसके अब तक क्या होता था, 1 साल में सारे सदस्य रिटायर हो जाते थे। लेकिन अब क्या कर दिया, अब ये कर दिया कि इसके 1/4 साल में रिटायर होगा एक सदस्य, लेकिन 1/4 सदस्य प्रत्येक चौथे वर्ष प्रति वर्ष रिटायर होता चला जाएगा। चिंता, 1 सेकंड बेटे, मैं जरा थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही थी ब्लिंकिंग से। ठीक है, क्या बताया मैंने, प्रत्येक 4 वर्ष बाद क्या होता चला जाएगा, प्रत्येक 4 वर्ष में 1 वर्ष में 1/4 सदस्य रिटायर होते चले जाएंगे। ठीक। दूसरा, अब तक जो निदेशक मंडल को चुनता था वो 500 पौंड वाला मेंबर भी चुन देता था। लेकिन अब कौन चुनेगा, 1000 पौंड वाला निवेशकर्ता भी निदेशक मंडल के चुनाव में भाग लेगा। वही ले सकता है जिसने 1000 पौंड का निवेश कर रखा हो, 500 पौंड वाला हटा दिया। तीसरी बात उसमें मुख्य क्या हुई, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। 3 प्रेसिडेंसी जिनके ऊपर यहां क्या हो चुका था, कब्जा हो चुका था ब्रिटेन का।
या मैं कहूं अंग्रेजी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो इन तीनों पर अलग अलग गवर्नर होते थे। अब तीनों पर क्या कर दिया, बंगाल के गवर्नर को ही तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया। और बनने वाला कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। बनने वाला कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। मेरे विचार से यह बात आपके क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा इससे आगे मैं बढ़ता हूं, थोड़ा सा इससे मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वन, बिंदु नंबर पता नहीं 10वां था, कितना था, चलो जो भी कोई था बिंदु आप अपने आप डाल लेना, मैं 9 नंबर से डाल लेता हूं। पॉइंट नंबर 9 पे मैं बात करता हूं। अब पॉइंट नंबर 9 की अगर बात करूं, मैंने कहा कि तीनों प्रेसिडेंसियों का अध्यक्ष इसको बना दिया गया था, वारेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया था तीनों प्रेसिडेंसियों का अध्यक्ष। इसमें तो कोई आपको डाउट रहा नहीं। अब मैं यहां आपको जो बताता हूं उस बिंदु पर आप ध्यान देंगे। कौन सा बिंदु पर ध्यान देंगे, अब तक जो है सैनिक और सिविल शक्ति, सैनिक और सिविल शक्ति जो ब्रिटेन से भारत तक आती थी, अब उनको क्या कर दिया, गवर्नर जनरल को दे दी। सारी सिविल और सैनिक शक्ति गवर्नर जनरल को दे दी। और गवर्नर जनरल जानते ही आप कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। गवर्नर जनरल को दे दी सारी सिविल और सैनिक शक्ति। किसको दे दी मेरे बच्चे, गवर्नर जनरल को दे दी सारी सिविल और सैनिक शक्ति। क्लियर होगी बात। अब इसके लिए, अब जो ये आदमी था अकेला, कौन, गवर्नर जनरल, अब ये अकेला सारा काम कर नहीं सकता था, इसलिए क्या किया, इसके साथ एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी स्थापित कर दी। 4 सदस्य की कार्यकारिणी स्थापित कर दी। क्या स्थापित कर दी, 4 सदस्यीय कार्यकारिणी स्थापित कर दी। जो ये जो गवर्नर जनरल था इनकी सलाह पर काम करेगा। कोई भी निर्णय मत के आधार पर होगा, लेकिन यहां आपको समझने की जरूरत है, निर्णायक जो मत देगा, निर्णायक मत जो देगा, वो निर्णायक मत कौन देगा, गवर्नर जनरल देगा। निर्णायक मत कौन देगा, गवर्नर जनरल देगा। यानी कि कोई भी निर्णय जो लिया जाएगा वो कैसे लिया जाएगा, इन 4 सदस्यीय कार्यकारिणी द्वारा विचार विमर्श करके लिया जाएगा और मतदान होगा। लेकिन जब निर्णायक मत की बात आएगी, पता लगा कि 2 एक तरफ 2 तो एक तरफ, तो कौन उस पर निर्णायक मत कर देगा, गवर्नर जनरल उसके ऊपर मत कर देगा। क्लियर होगी बात। तो मैंने आप लोगों को बताया ये कि गवर्नर जनरल कौन था, पहला वारेन हेस्टिंग्स था, और इसकी मदद के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी की स्थापना कर दी गई पहली बार भारत में। ठीक, और इसको जो है निर्णायक मत देने का अधिकार दे दिया गया। ये तो मैंने आप लोगों को बताया। क्या आपकी जो प्रशासनिक बॉडी थी, अब प्रशासनिक बॉडी से निकलते हुए हम लोग किस पे जाएंगे, अब हम लोग जो है न्यायिक बॉडी के तहत जाएंगे। किसके, न्यायिक बॉडी। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही, किसके तहत ही, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही एक निर्णय लिया गया कि 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी। की स्थापना कर दी गई। किसकी स्थापना कर दी गई, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। और इसमें मेरे बच्चे क्या कर दिया गया, ये जो है इसमें 4 न्यायाधीश बनाए, एक मुख्य न्यायाधीश, और 3 अन्य न्यायाधीश। इस बॉडी में एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस बॉडी में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये जो मुख्य न्यायाधीश था वो था एलिजा इम्पे।
किसका मित्र था? वारेन हेस्टिंग्स का मित्र था। मुख्य न्यायाधीश कौन बनाया? एलिजा इम्पे बना दिया गया। ठीक है, एलिजा इम्पे बना दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसी बिंदु में, ये एक, ये दो, यह एक अभिलेख न्यायालय था। अभिलेख न्यायालय था। कैसा था? यह एक अभिलेख न्यायालय था। यह एक कैसा न्यायालय था? अभिलेख न्यायालय था। और अगर किसी को बाहर इसके न्याय से संतुष्ट नहीं था तो वो प्रीवी काउंसिल में जा सकता था। प्रीवी काउंसिल में जा सकता था, परिषद में जा सकता था, जाके अपना विचार प्रस्तुत कर सकता था कि मैं इसके फैसले से क्या नहीं हूं, संतुष्ट नहीं हूं। क्लियर? ये इससे संबंधित बात थी। कुछ छोटी छोटी सी बिंदु एक यहां मेरे रह गए। उपहार कर्मचारियों के, अब ये नोट कर लेंगे, बिना परमिशन के कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार की अनुमति नहीं थी। व्यापार की अनुमति नहीं थी। बिना परमिशन के कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार की अनुमति नहीं थी। दूसरा, उपहार लेने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। कर्मचारियों के उपहार लेने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर क्या लगा दिया? पूर्ण रूप से क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। अब कोई रिश्वत भी नहीं ले सकता था। वो तो चलो खैर लिख देता हूं, रिश्वत पर प्रतिबंध। ये आज मैंने आपको क्या पढ़ाया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया। तो हम जब कल मिलेंगे 1773 से आगे आप लोगों को 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट, 81-82 जितना भी है, उसके एक्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? एक्ट ऑफ सेटलमेंट पे। एक्चुअली में क्या था एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, बता देता हूं। यहां न्यायालय की स्थापना तो कर दी, लेकिन इस न्यायालय में उन्होंने बताया कि जो मुकदमे के न्याय होंगे, निर्णय होंगे, वो किस आधार पर होंगे? भारतीय कानूनों के आधार पर होंगे जो भारत में थे नहीं, या ब्रिटिश कानूनों के आधार पर होंगे जो ब्रिटिश के कानून भारत में कैसे लागू हों। तो उनके लिए ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। कल इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी 10 मिनट बाद मैथ की क्लास स्टार्ट होगी। सभी दोनों यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस वाले बच्चे उपस्थित होंगे। 10 मिनट बाद हम लोग मैथ की क्लास पुनः शुरू करेंगे। थैंक यू। अगर क्लास ठीक ठाक लगी हो तो कमेंट जरूर करेंगे, अन्यथा कोई प्रॉब्लम है नहीं बेटे, बेकार भी आपको ही पढ़ना, सॉरी, और अच्छा करने की कोशिश हम लोग करेंगे। थैंक यू।